हेलो। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आवाज आ रही है? हेलो। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें से इसको पूरे को ऑन करो दोबारा, हटा देना। ठीक है, अब इसमें हम कैलोरीमेट्री, अब ये छोटे छोटे टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम। कैलोरीमेट्री बस वो अभी खत्म होने वाले सभी। कैलोरीमेट्री हीट मेजरमेंट, it is branch of thermodynamics related to the measurement of heat, specific heat, latent heat of objects. एक समय हीट को एक फ्लूइड समझा जाता था और उस समय ये ब्रांच बनाई गई थी कि ये हीट माने कितनी इधर से उधर जा रही है उसका मेजरमेंट करना, इसलिए कैलोरीमेट्री, कैलोरी हीट की यूनिट थी और उसी से मेजरमेंट का काम है, इसलिए कैलोरीमेट्री नाम रखा है इसका। तो इसमें आता है कैलोरीमीटर। व्हाट इज कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है? एक कॉपर का वेसल होता है जिसके चारों तरफ वुडन बाउंड्री होती है। पुराने सिस्टम में, अभी नया तो अलग तरह का और हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टाइप का। कॉपर वेसल विथ नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री जिसके अंदर की हम एक्सपेरिमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज करते हैं। तो इसके जो हिस्से हैं, एक लिक्विड माने पानी भर के रखते हैं हम, ये तांबे का बर्तन, कॉपर का वेसल हो गया, और इसके चारों तरफ लकड़ी की बाउंड्री ताकि हीट बाहर न जाए। पानी अच्छे से मिक्स होता है, इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं कि ग्लास रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लास रॉड लगा के इसका यूनिफॉर्म टेम्परेचर लेके आते हैं, माने सब जगह टेम्परेचर एक जैसा हो। थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ये पूरे सिस्टम हो गया इस चैप्टर के लिए। हीट मेजरमेंट के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट करना है तो करना क्या है,
मान लो कि हमारे पास एक बॉल है, स्टील की बॉल है। पहले थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नाप लिया, फिर उसको गर्म कर लिया, फिर बाद में टेम्परेचर नाप लिया, फिर उसको पानी में डाल दिया, फिर इस ग्लास रॉड से उसको यूनिफॉर्म कर लिया एक तरह से, कहीं ठंडा गर्म ना हो, एक जैसा हो। उसके बाद फिर टेम्परेचर नाप लिया, तो फिर इक्वेशन लिखेंगे कि जो उसके पास हीट थी वो उसने इसको दी, और उसकी कम हुई, इसकी ज्यादा हुई, तो उससे कुछ टेम्परेचर आया, तो इक्वेशन, टेम्परेचर की इक्वेशन लिख करके उसकी स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। कहने का मतलब हीट एक्सचेंज का एक्सपेरिमेंट करेंगे और हीट एक्सचेंज की इक्वेशन लिखेंगे, और जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील बॉल पता कर लेंगे। तो कैलोरीमेट्री वो ब्रांच है जिसमें हीट एक्सचेंज करके हम ये सब्सटेंस के स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट पता करते थे। पता करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे वो था कैलोरीमीटर, जो कि ऐसा बर्तन है, ठीक है। फिर इसके आगे आता है कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। Heat given by one substance is equal to heat taken by another. When there is no third substance, सिर्फ दो ही सब्सटेंस है, तो एक ने हीट दिया, दूसरे ने हीट लिया, जितना हीट दिया होगा उतना ही हीट लिया है। ये रूल है, उस समय माना गया था जब जानते भी नहीं थे कि हीट क्या है, तब ये माना गया था कि जो एक ने हीट दिया उतना ही दूसरे ने हीट लिया। अगर दो से ज्यादा सब्सटेंस हो, है ना, दो नहीं उससे अधिक हो, तो फिर उसके लिए ये स्टेटमेंट दिया गया, हीट गिवन बाय ऑल इज जीरो, या फिर हीट टेकन बाय ऑल इज जीरो। क्योंकि कोई देगा कोई लेगा, अगर सबको गिवन वाली साइड काउंट करेंगे तो देने वालों का तो प्लस साइन आ जाएगा, जिन्होंने लिया होगा उनका माइनस आ जाएगा, और उसको ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट दे दिया कि सबके द्वारा दिया गया हीट जीरो होगा, टोटल ना, नेट हीट गिवन बाय ऑल इज जीरो, क्योंकि किसी एक का ने दिया तो किसी एक ने लिया है। ज्यादा के लिए इस तरह का रूल हम लिखते हैं, अभी सवाल में इस्तेमाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हीट की जो यूनिट है कैलोरी, उसको डिफाइन किया गया। 1 कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी, इट इज अमाउंट ऑफ हीट required by 1 gram pure water to change its temperature from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius at 1 atm. एक ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, 14.5 से लेके 15.5। मतलब हमें पता लगा कि हर 1 डिग्री में बराबर हीट नहीं देना पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो जिसको यूनिट बनाना चाहते हैं उसमें थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हर बार वही होनी चाहिए। ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया ज्यादा मात्रा में, थोड़े अमाउंट में ही अगर गड़बड़ हो गई, यूनिट ही हमारी गलत डिफाइन हो गई,
तो फिर आगे फैसला करते वक्त दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें फिक्स किया 14.5 से 15.5। क्यों ये 14.5 15.5 क्यों फिक्स किया? तो इसका कोई कहानी कोई खास नहीं है, बस फिक्स कर दिया। अंग्रेजों के यहाँ 15 डिग्री टेम्परेचर रहता हुआ, एवरेज टेम्परेचर 15 आ रहा है ना, 14.5 से 15.5 के बीच है ना। तो अब ये कोई किसी ने 18 से 19 के बीच में कर रखा हो, है ना। यूरोप वाले लोगों में ऐसे रहा है, क्योंकि उनके अलग अलग लोगों ने अलग अलग देशों पे कब्जा किया है, उन्होंने अपने अपनी यूनिट चलाई, ज्यादा अंग्रेजों की चली है, तो ये इंग्लैंड वालों की, है ना। तो 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस एक फिक्स, कोई फिक्स किया हुआ पहले से, उसके हिसाब से इसको डिफाइन किया गया। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एक शब्द इस्तेमाल होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो इसमें हम ये कहते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ये जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके थ्रू उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो ये जो नंबर है 4.186, उसको यूं कहा गया कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये हो गया 4.186 जूल पर कैलोरी। जो भी कैलोरी वाला है इससे उससे मल्टीप्लाई कर दो तो जूल का यूनिट आ जाएगा। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो था वो आ गया 4.186। जूल ने हमें ये कहा कि कैलोरी भी जूल है, मतलब जूल में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, एनर्जी की यूनिट फिर जूल का सम्मान किया गया इस बात के लिए, और ऐसा कहते हैं कि जूल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के पीछे मेयर का हाथ था। मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, है ना। मेयर जो व्यक्ति थे वो एक कोई वैज्ञानिक नहीं थे, सामान्य आदमी थे, और उनके दिमाग में ये विचार आया था और ये उन्होंने जूल के साथ डिस्कस किया था। तो जूल को उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात कही कि मैं कुछ ड्रिलिंग का एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उस ड्रिलिंग के एक्सपेरिमेंट में चीजें गर्म हो रही है, तो मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ और वहाँ हीट पैदा हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि वर्क इज रिलेटेड टू हीट। इस तरह का डिस्कशन मेयर ने जूल के साथ किया। जूल ने इसका जूल परफेक्ट साइंटिस्ट लाइन के थे, वो जानते थे किसी बात को कैसे मेजर करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं, मेजरमेंट करके पब्लिश करके एस्टैब्लिश कर दिया। मेयर को इसमें कुछ नहीं मिला। मेयर का जीवन दुख भरा था, अंत में वो पागल खाने में रहते। हाँ, उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है। अच्छा, जब वो पागल खाने में थे तब वो फेमस हुए, फिर किसी ने उनका नाम लिया कि वो मेयर थे जिन्होंने पहली बार ये कहा है। फिर मेयर का सम्मान रखने के लिए Cp माइनस Cv, मेयर्स रिलेशन, फिर उनको सम्मानित किया गया उसके बाद, वो जब जिस टाइम पागल खाने में थे वो। उसके पीछे उनकी पारिवारिक ऐसे कई कंडीशंस गड़बड़ हुई, व्यापारी आदमी थे। ठीक है, जूल पर कैलोरी होगी, हाँ कट जाएगा बस। हाँ, यूनिट तो है, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस नहीं है ना, तो इसको इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 कैलोरी की बात आगे बढ़ते हैं। 1 कैलोरी क्या होता है ये बता दिया। अब इसमें आता है स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट में अमाउंट of heat required by 1 kg substance to change
its temperature by 1 degree Celsius या 1 Kelvin, तो dq is equal to ms dt. S is equal to 1 by m dq by dt. ये स्पेसिफिक हीट, इसका यूनिट हो गया जूल पर केजी केल्विन, पर केजी केल्विन. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी के हिसाब से 4.2 हो गया. तो किलोग्राम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. 1 किलोग्राम पानी का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट चाहिए 4186. ठीक है, 1 ग्राम का बढ़ाने के लिए 4.186 और कैलोरी में 1 कैलोरी. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस अगर हम देखें तो हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. बर्फ का आधा कैलोरी होता है स्पेसिफिक हीट. वाटर का 1 है ना, इसको कैलोरी में लिखोगे तो ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगा ना, कैलोरी में लिखा है. वाटर का 1 कैलोरी हो गया है ना, ये मैंने जूल में लिख दिया ऊपर. तो लेटेंट ये हो गया स्पेसिफिक हीट. एक शब्द होता है हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी ये होता है, इसको हम C से लिख देते हैं और इसकी वैल्यू ms के बराबर होती है और ये होता है dq by dt. इसकी यूनिट आती है जूल पर केजी. हाँ, वो मोल नहीं कह रहे हैं, सिंपल हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी का मतलब हो गया कि जितना भी अमाउंट है वो सारा शामिल करना है. पूरे सब्सटेंस के द्वारा एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ेगा वो कहलाता है हीट कैपेसिटी. उसको ms लिखते हैं और उसको dq by dt लिखते हैं और वो जूल पर केजी उसका यूनिट होता है. तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमेशा यूनिट देख लिया करो, जूल पर केजी पर केल्विन, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, और जूल पर केजी लिखा हुआ है तो क्या कहना चाह रहे हैं, या कैलोरी पर ग्राम दे रखा हो तो भी समझ में आ जाए. तो ये तो आगे स्पेसिफिक हीट की बात. स्पेसिफिक हीट की तो जूल पर केल्विन आएगा ना, आपने जूल पर केजी लिख दिया. कहाँ पे, सॉरी हाँ ये गलत लिख दिया. ठीक है, अब सही लिखा है, जूल पर केल्विन. केल्विन यहाँ क्यों, किलोग्राम तो मल्टीप्लाई हो गया ना. अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है. एक और डेफिनेशन है लेटेंट हीट, यहाँ बता देते हैं. अमाउंट ऑफ हीट required by 1 kg substance to change its phase from solid to liquid or liquid to gas. 1 kg सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो कहलाती है लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट में हम उसका फेज चेंज करते हैं सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में. तो 1 kg बर्फ का पानी बनाने के लिए जो हीट चाहिए वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है. लेटेंट हीट के भी दो नाम हो गए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन.
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे नाम रहते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि dq इज इक्वल टू dm इंटू एल, ये फार्मूला हो गया। और L इज इक्वल टू dq बाय dm, ये आ गया जूल पर केजी, यहां पर जूल पर केजी आएगा, ठीक है। छोटा सा मास। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वह 80 कैलोरी पर ग्राम। किसके लिए? आइस टू वाटर, आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम बर्फ का पानी बनाना है, 80 कैलोरी हीट चली जाएगी। 1 ग्राम बर्फ का पानी 1 किलो बर्फ खा लिया अगर किसी ने, भूख लग रही बर्फ खा ली, को 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। तो 1 किलो बर्फ खाने से कितना खर्चा लग जाएगा? 80,000 80,000 कैलोरी खत्म हो जाएगा। 1 किलो बर्फ पानी का क्या है, बर्फ से नुकसान होता है शरीर को। एनर्जी कम हो जाएगी। यस सर। 1 किलो कुछ लोग खाते भी है, हाँ सर, कुछ लोगों को जाते शौक होता है बर्फ खाने का, मैंने उनको आदत हो जाती है। हाँ, बर्फ खाओ पतले हो जाओगे। 540 कैलोरी पर ग्राम। टू वेट, स्टीम लिखने जा रहा था। एनर्जी मिला रही 540 कैलोरी 1 ग्राम को कन्वर्ट करने में चाहिए, ठीक है। एक और आखिरी डेफिनेशन है, फिर इस पे 2-3 सवाल है, खत्म। और है क्या? बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? वो भी इंस्ट्रूमेंट है जो कैलोरीमीटर है उसी का ही। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, प्रेशर कांस्टेंट होता है? नहीं, वो ऐसे नाम से रखा है, एचसी में पढ़ लेंगे, सेम वही है। अच्छा, इसमें एक और डेफिनेशन रहेगी, उसको देख लेते हैं। ये आता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, मास इक्विवेलेंट। आवाज में कोई कमी आ रही क्या? ठीक है, नहीं इधर वाली आवाज ठीक है, रही बीच बीच में आ रही। वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? हमारे पास एक तरफ वाटर है और एक तरफ कोई सब्सटेंस है, हम इसको हीट देंगे डेल्टा क्यू, इसको हीट देंगे डेल्टा क्यू, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी, तो इसका भी डेल्टा टी, तो ये दोनों इक्विवेलेंट। अगर हम किसी को भी वाटर से कंपेयर करना चाहते हैं हीट की टर्म्स में, तो अगर इस वाटर का मास हम मान लेते हैं mw, तो इसके लिए लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। और ये जो सब्सटेंस है उसके लिए उसको भी हमने उतना ही हीट दिया, मास ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी, उसका भी वही टेम्परेचर बढ़ा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। यहां से आ जाएगा mw sw ms ss। तो यहां से जो मास ऑफ वाटर आ गया उसी को वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे, ms ss अपॉन sw, इसका नाम रखा गया वाटर इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो किसी का भी वाटर इक्विवेलेंट निकालना, जैसे ये पेन है, इस पेन का वाटर इक्विवेलेंट क्या है, तो हम इस पेन को हीट देंगे, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे, उतनी हीट हम कितने ग्राम पानी को दें
कि उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री बढ़े, तो ये वाटर उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम हीट एज रिक्वायर्ड बाय द सब्सटेंस टू चेंज टेम्परेचर बाय सेम मैग्नीट्यूड। तो वाटर इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर हो गया। तो कितना पानी हम भरें कंटेनर में कि जो इसके बराबर की हीट कंज्यूम करे। मैं इसको शब्दों में लिखवा लेता हूँ, अगले पेज में रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर ये नोट कर लिया तो नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। अच्छा, डी क्यू इज इक्वल टू डी एम इंटू एल कैसे, ये इसकी डेफिनेशन से, यहाँ से एल डिफाइन किया गया और इससे यह है, ये तो डेफिनेशन है। एल को डिफाइन किया गया है कि डीएम मास को हमने कन्वर्ट किया एक से दूसरे में, सॉलिड से लिक्विड में, तो उसमें जो हीट दिया वो डी क्यू है। तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एम जो है उसको एल डिफाइन किया, ये एल की डेफिनेशन है। और डीएम क्या चीज है, ये है अमाउंट ऑफ सॉलिड which converts into liquid। या फिर लिक्विड विच कन्वर्ट्स इनटू गैस, फेज चेंज होने वाले का अमाउंट है वो। यहां से यूनिट से पता लग जाता है, जैसे लिखा है 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम बर्फ को पानी में कन्वर्ट करेंगे तो 80 कैलोरी हीट चाहिए, ये एल है। तो फिर 2 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, 3 को कितना चाहिए, तो सीधा एम इंटू एल हो गया, मल्टीप्लाई करते जाओ जैसा मास है वो। वाटर इक्विवेलेंट के लिए मैं शब्दों में लिखवा रहा था, इट इज अमाउंट ऑफ वाटर which requires same heat for same change in temperature as required by substance। तो हर एक सब्सटेंस के लिए कुछ वाटर इक्विवेलेंट बना सकते हैं कि इस पेन का वाटर इक्विवेलेंट क्या है, इस पंखे का वाटर इक्विवेलेंट क्या है, इस टेबल का वाटर इक्विवेलेंट क्या है। तो जो अलग अलग तरह के सब्सटेंस हैं उन सब का वाटर इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है। इस पंखे का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है तो पंखे का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करेंगे, उसको हीट देंगे तो नाप लेंगे कितना हीट दिया है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब उतना ही टेम्परेचर चेंज होना चाहिए उतनी हीट देने पर, उसके लिए वाटर लेंगे, कितना वाटर ले सकते हैं, तो जितना भी वाटर लेना पड़ेगा वही वाटर इक्विवेलेंट है। और उसका फॉर्मूला आपके सामने है ही, MS/SS अपॉन SW। कैलोरी सिस्टम में जाएंगे तो SW1 होता है, तो यानी हीट कैपेसिटी के बराबर ही आ जाएगा। ये यूनिट वाइज तो कैंसिल हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा अपने में। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ऐसे होता है कि जैसे कैलोरी मीटर होता है, अब इसके अंदर ये कॉपर का वेसल है और मान लो कि ये 500 ग्राम पानी है। जब अपन इसमें कोई दूसरा माने हीट हॉट कोई बॉल इसमें डालेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तब इसमें एक कॉपर वेसल का भी टेम्परेचर चेंज होगा। अब हिसाब किताब में 3 चीजें हो गई, तो फिर वो कह देते हैं कि इसका वाटर इक्विवेलेंट 100 ग्राम है। इस कॉपर के वेसल जो है उसका वाटर इक्विवेलेंट हमको दे रखा है 100 ग्राम, इसका मतलब हम ये मान लेंगे 600 ग्राम पानी है और फिर हिसाब किताब लगा लेंगे।
ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आसान करने के लिए देते हैं। बता दो फिर तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, वाटर इक्विवेलेंट इसका 100 ग्राम है अगर कॉपर वेसल का, तो 500 ग्राम का पानी उसको 600 ग्राम ले लेंगे और फिर 2 ही चीज हो जाएगी बस, ये बॉल और ये पानी। नहीं तो 3-3 चीजों में हिसाब लगाना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन की बात हो गई। अब हम सवाल करने की बात करते हैं। इसमें 2-3 सवाल है बस, खत्म है चैप्टर। पहला सवाल लीजिए। हाँ, यहीं पर पेज नहीं चेंज करूंगा, सीधा सवाल करूंगा। बर्फ का टुकड़ा है 0 डिग्री, रेस्ट से रिलीज किया, कुछ हाइट से रिलीज किया, when collides with floor, converts into 0 degree water. Find height of release. बर्फ का टुकड़ा जब ऊंचाई से गिराया गया, गिरते ही पानी बन गया, टक्कर से बर्फ का पानी बन गया। बताओ कितनी हाइट से गिराया था? आपको पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें दे रखा है 80 कैलोरी पर ग्राम। 8 मीटर नहीं, 8 मीटर नहीं आएगा, 8 into 4.2 जूल्स में आएगा। हमको दे दिया ना कि उसे कन्वर्ट हो रहा है, E0 मान लेना आपको ना। हाँ, थ्योरेटिकल सवाल कर रहे हैं। आंसर है कुछ? चलो मिलाते हैं। सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि इसको h हाइट से गिराया, तो ये नीचे है तो इसकी वेलोसिटी आ गई √2gh। अब ये √2gh जो इसकी ऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी डिसऑर्डर में चली जाएगी, हीट में चली जाएगी, तो इसके पास जो mgh था वो हाफ mv² के बराबर है और वही ml के बराबर हो गया। सारा हीट में कन्वर्ट हो गया और हीट में कन्वर्ट हो गया तो ये फेज चेंज हो गया इसका। 0 डिग्री की बर्फ को 0 डिग्री का पानी बनाने में ml हीट चाहिए, m मास का अगर बर्फ है तो ये था आइस और ये यहाँ हो गया लास्ट में टकराने के बाद वाटर। 0 डिग्री, इसका मास भी m था, इसका मास भी m है, तो इतना हीट आ गया। तो यहां से L की वैल्यू आ गई, L नहीं H चाहिए, H की वैल्यू आ गई L/G, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम डिवाइडेड बाय 10 ले लेते हैं जी की वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आगे बढ़ाएंगे, कैलोरी को कर लेंगे 4.2 जूल और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है हमें। ग्राम लिखा नहीं तो ग्राम को क्या लिख सकते हैं आप? 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय 10। अब ऐसा यूनिट में आ गए, अब सब ऐसा यूनिट में आ गया ना। तो ये आ जाएगा हाइट 33.6 किलोमीटर। केजी में कन्वर्ट करने के बाद फिर जूल को केजी मीटर पर सेकेंड
kg मीटर स्क्वायर है ना, पर सेकंड स्क्वायर, तो हाइट फिर किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट के हिसाब से ध्यान देंगे, प्रॉपर 33.6 किलोमीटर आ गया। दूसरा सवाल लीजिए, ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, और ये तीसरा कंटेनर है। इसमें लिक्विड है इसका M1S1T1, इसमें लिक्विड है इसका M2S2T2, इसमें एक लिक्विड है जिसका M3S3T3 है। इन तीनों को मिक्स करके एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, जिसमें M1 प्लस M2 प्लस M3 आ गया। तो ये टेम्परेचर क्या होगा? फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तीनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बन गया है उसका टेम्परेचर क्या होगा? पिछला पेज देखना है किसी ने? बताता हूं, ये हो गया। ये पेज हो गया। हाँ, ये जो डेफिनेशन है ना, एस की डेफिनेशन ये है, यहाँ से है, यानी ये आपको मानना है ना, इसमें क्वेश्चन की बात नहीं है, ये होता है, ये डिफाइन किया गया और इससे ये फॉर्मूला आ गया। सी की वैल्यू ms माइनस dq/dt नहीं होती है, ये कुछ कंफ्यूजन हो गया। सी की वैल्यू क्या है देखो इधर, ये इक्वल टू लिखा हुआ है ना आगे, माइनस नहीं है, ms इक्वल टू dq/dt, यानी c इज इक्वल टू dq/dt। यहाँ भी इक्वल है, वहां भी इक्वल है ना। देखो इसका जवाब, सॉल्यूशन देखिए। मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T है, तो इसका टेम्परेचर T हो गया, ये भी मिक्स होने के बाद ये तीनों T हो गए, तो हम कहेंगे कि हीट गिवन बाय दिस, इसने कितना हीट दिया, तो इसका मान लेते हैं कि सबका टेम्परेचर घट गया, तो इसने कितना हीट दिया होगा फिर M1S1, इसका टेम्परेचर कितना घटा T1 से T, तो हीट गिवन बाय दिस, इसने कितना हीट दिया M2S2, इसका टेम्परेचर T2 से T हो गया, तो इसने कितना हीट दिया, तो किसी सब्सटेंस ने कितना हीट रिलीज किया है, तो जितना उसका टेम्परेचर घटा है उसको ms से मल्टीप्लाई कर देंगे, ms डेल्टा T। इसने कितना हीट दिया है, तो इसका मास है M3S3 और इसका टेम्परेचर कितना घटा है T3 माइनस T। इसने हीट दिया, इसने हीट दिया, हीट गिवन बाय ऑल इज इक्वल टू 0। तो यहां से T की वैल्यू आ गई M1S1T1, M2S2T2, M3S3T3 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 M3S3। तो हमने इक्वेशन लिखी है, हीट गिवन बाय ऑल इज इक्वल टू 0। जो इसने हीट दिया, इसका टेम्परेचर घटा T1 से T, ms T1 माइनस T। दूसरे ने कितना हीट दिया, उसका टेम्परेचर घटा T2 से T, ms T2 माइनस T। तीसरे का M3S3T3 माइनस T, और सबके द्वारा दी गई टोटल हीट 0 होगी, इसलिए ऐसा आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे ये है,
जिसमें कि हमारे पास में है वाटर प्लस आइस। वाटर जो है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और ये 20 ग्राम है। -10 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 10 ग्राम है। 20 ग्राम पानी 10 ग्राम बर्फ मिलाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए आपको एस आइस दे रखा है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एस वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एल 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये जो टेम्परेचर, ये जो यूनिट्स होते हैं इनसे सब समझ में आ जाता है। स्पेसिफिक हीट वाले चैप्टर में यूनिट्स देख के समझ जाया करो। 80 कैलोरी पर ग्राम यानी 1 ग्राम को कन्वर्ट करोगे तो 80 कैलोरी देना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चेक करना पड़ेगा मेल्ट हुई नहीं होगा हो गया सर तो चाहिए क्योंकि पानी का वो है और हीट कैपेसिटी हो जाता है मेल्ट जरूरी नहीं। पहला क्वेश्चन जो ऊपर से गिरा था उसमें तो क्या था कि ऑर्डर्ड एनर्जी डिसऑर्डर्ड में कन्वर्ट हुई थी, तो उस बर्फ की काइनेटिक एनर्जी जो कि ऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी थी, डिसऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी में गई तो हीट हो गई, गर्म हो गई और पानी बन गई। यानी बर्फ ने अपनी एक फॉर्मेट की एनर्जी को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने आप को पानी बना लिया। दूसरे सवाल में 2 अलग-अलग सब्सटेंस थे जिसमें हीट एक्सचेंज हुआ था। अब की बार यहाँ पर मिक्सिंग का मामला है। हमें ये बताना है कि फाइनली होगा क्या, बर्फ होगा, पानी होगा, जो भी होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा। We have to find the final composition and final temperature. फाइनली कितना पानी होगा, कितनी बर्फ होगी, कितना टेम्परेचर होगा। आगे क्या क्या रहा? 24.375 अच्छा, बर्फ और पानी आ गया। टेम्परेचर 0 डिग्री। पिछला पेज देखना चाहते हैं, ये देखिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिलेटेड कितना देखो अभी कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है कि इस बात का कंफ्यूजन होता है कि मतलब क्या सब्सटेंस लें, किसका टेम्परेचर बढ़ाएं, कुछ मिक्स हो रहा है ना। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि सबको किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। जैसे हम चाहें तो सबको पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं 0 डिग्री और देखते हैं कि हीट का हिसाब किताब कितना रहता है। तो इस साइड से देखिए, हमारे पास वाटर कितना है, 20 ग्राम है और 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो वाटर 20 ग्राम 0 डिग्री पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें प्लस हीट करनी पड़ेगी।
0 डिग्री का पानी प्लस हीट बराबर 20 डिग्री का पानी। ये इक्वेशन लिख सकते हैं। 0 डिग्री का पानी प्लस हीट बराबर 20 डिग्री का पानी। ये हीट कितनी है इसका हिसाब लिख देता हूं मैं आपके लिए। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम कितना है 20, एस कितना है 1, टेम्परेचर कितना है 20, तो कितना आ गया 400 कैलोरी। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 ग्राम पानी जो कि 0 डिग्री पर होता है उसको 400 कैलोरी हीट देते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। ये हमने एक इक्वेशन लिखी है इस पानी के लिए सिर्फ। अब बर्फ के लिए भी बात करते हैं। आइस 10 ग्राम माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वाटर 10 ग्राम जीरो डिग्री सेल्सियस माइनस हीट। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पानी में से कुछ हीट निकाल लूं तो मुझे माइनस 10 डिग्री की बर्फ मिल जाएगी। ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूं। 0 डिग्री का पानी माइनस हीट ठंडी बर्फ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 0 डिग्री के पानी से पहले 0 डिग्री की बर्फ बनाऊंगा, फिर 0 डिग्री से माइनस 10 तक ले जाऊंगा। तो ये डेल्टा क्यू का कैलकुलेशन कैसे होगा? इस डेल्टा क्यू का कैलकुलेशन ऐसा होगा, एक तो आएगा एम इंटू एल और एक एम एस डेल्टा टी, दो चीजें आएंगी। तो मेरे पास बर्फ कितनी 10 ग्राम, एल कितना है 80। तो सबसे पहले तो मुझे 10 ग्राम का जो 0 डिग्री का पानी है उसमें से 800 कैलोरी हीट निकालूंगा तो 0 डिग्री की बर्फ बनेगी। प्लस एम इंटू एस की वैल्यू है हाफ, टेम्परेचर भी 10 घटाना है तो ये हो गया 50, 850 आ गया टोटल। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 850 कैलोरी 0 डिग्री के पानी में से 850 कैलोरी हीट निकालूंगा तो माइनस 10 डिग्री की बर्फ बन जाएगी। 800 कैलोरी निकालने पर 800 कैलोरी की हीट निकालने पर कन्वर्ट होगा वो पहले बर्फ में, और 50 कैलोरी निकालने पर माइनस 10 डिग्री पे चला जाएगा 0 डिग्री से। अब मैं इनको ऐड कर दूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन होगा वो यही होगा। इस इक्वेशन को ऐसे लिख करके मैं ऐड कर देता हूं तो LHS तो वही आ गया जो हमारे क्वेश्चन में है। RHS में क्या हो गया, वाटर 30 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और हीट का हिसाब क्या आ गया माइनस 450 कैलोरी। ठीक है, अब हम समझ गए कि किधर हमको बढ़ना है आगे। ये दोनों अलग अलग थे इसलिए समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो हमने दोनों को 0 डिग्री पानी में कन्वर्ट कर लिया। हमने 20 डिग्री के पानी को लिख लिया 0 डिग्री का पानी प्लस हीट, और माइनस 10 डिग्री की बर्फ को लिख लिया 0 डिग्री का पानी माइनस हीट। वो हीट का कैलकुलेशन वहां पे लिख दिया, एक का 400 कैलोरी है और एक का 850 है। फिर इस इक्वेशन को ऐड कर दिया तो इससे ये जो क्वेश्चन है वही आ गया। 20 डिग्री का पानी प्लस माइनस 10 डिग्री की बर्फ मिला के क्या हो गया 30 ग्राम 0 डिग्री का पानी माइनस 450 कैलोरी हीट। अब 0 डिग्री के पानी से हीट निकालोगे तो क्या होगा, बर्फ बनेगी। हर 80 कैलोरी पर 1 ग्राम बर्फ बनेगी। तो पहले एक 80 कैलोरी उसमें से निकालेंगे तो 1 ग्राम बर्फ बनेगी। 1 ग्राम बर्फ बना के साइड में रख देंगे। फिर 80 कैलोरी और निकालेंगे, फिर 1 ग्राम बर्फ, 8 चौक 32, 8 5 40, 5 ग्राम तो हो गया। ऐसे 1 1 ग्राम करते करते तो कितने ग्राम आएगा निकालने, तो फॉर्मूला है डेल्टा ml 450। तो डेल्टा m की वैल्यू आ गई 450 डिवाइडेड बाय 80,
तो कितना आ गया? 5.625। 5.625 ग्राम की बर्फ बनेगी और बाकी रह जाएगा पानी, टेम्परेचर रह जाएगा 0। तो इन दोनों को मिलाने से क्या हुआ? कितना बर्फ हुआ, बाकी बचा पानी। कितना पानी होगा? 30 ग्राम में से इसको घटा लेंगे, रिमेनिंग वाटर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, फाइनली टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री एंड वी विल हैव 5.625 ग्राम आइस, और 30 ग्राम है, बचा हुआ पानी हो जाएगा, घटा के निकाल लेंगे। यहां पर माइनस का आंसर आया ना हीट में, अगर प्लस का आता तो क्या करते? पानी गर्म कर लेते, है ना? प्लस का आता तो पानी गर्म कर लेते। एक सवाल और लेता हूं मैं आपसे इस पर, ठीक है? अब इससे कुछ सीखे होंगे शायद। ये सवाल है, हमारे पास 10 ग्राम बर्फ है और 10 ग्राम बर्फ है और क्या ग्राम दूं? पानी वानी कितना ग्राम ले लें हम? 20 ग्राम, 20 ग्राम वाटर प्लस 2 ग्राम स्टीम, स्टीम भी मिलाएंगे। इसका टेम्परेचर -10 डिग्री, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री। तो फाइनली क्या होगा? ऐसे ढक्कन लगा के अंदर स्टीम डालनी पड़ेगी 2 ग्राम। क्या वैल्यू चाहिए बोलो? अच्छा, लेटेंट हीट वगैरह चाहिए? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो 80 होती है और वेपोराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गया 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आइस हो गया 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दस ग्राम बर्फ है, 40 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पानी है और 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 ग्राम स्टीम है। स्टीम इज 2 ग्राम, वाटर इज 20 ग्राम, आइस इज 10 ग्राम। पहले बर्फ पानी मिलाएंगे, ऊपर ढक्कन लगा के पाइप से स्टीम डालेंगे, हिलाएंगे। तो स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट वैसे हाफ होता है, अगर जरूरत पड़ता कभी, यहाँ है नहीं। यहाँ जरूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि 100 डिग्री पर ही है ना, तो सीधा कन्वर्जन होगा वो 100 डिग्री से, या तो 100 डिग्री होगा या उससे नीचे होगा। सबके सब गर्म वाले, क्योंकि ठंडी चीज मिलाएंगे तो नीचे तो उतरेगा। स्टीम के अंदर जो चीजें आप मिक्स कर रहे हो वो उससे कम टेम्परेचर वाली है, तो जो कुछ आएगा या तो 100 पे रुक जाएगा
या 100 से नीचे होगा? 100 से ऊपर तो जाएगा नहीं। आ गया आंसर? अच्छा, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम ऐसा करते हैं कि चाहे तो 0 डिग्री पानी में सबको कन्वर्ट कर लें या 100 डिग्री पानी में सबको कन्वर्ट कर लें। 0 पे कर लें, ठीक है। अधिकतर लोग 0 बोल रहे हैं, इसलिए 0 कर लेते हैं, 0 पे करते हैं। तो इसमें ये देखिए क्या है हमारे पास, आइस है जो 10 ग्राम है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पर है। वो इक्विवेलेंट है वाटर 10 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 850 कैलोरी। ये निकाला कभी? ये लिखा ना बने, ये इक्वेशन पहले लिखा था। अब वाटर की बारी, वाटर 20 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया वाटर 20 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस प्लस, पिछली बार 20 डिग्री था, अब क्या 40 है ना, 800 आ जाएगा ये, 800 कैलोरी। कैसे आएगा? MS डेल्टा टी, उससे निकल जाएगा। अब 2 ग्राम स्टीम का और मामला है। स्टीम 2 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो इसका वाटर बनेगा 2 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो 2 ग्राम, देखो 2 ग्राम 0 डिग्री का पानी है, उसको गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगी नहीं बनेगी, इसलिए प्लस लगा। कितना गर्म करेंगे? MS डेल्टा टी प्लस ML, ये आएगा। तो 2S की वैल्यू 1, डेल्टा टी कितना 100, 0 से 100 पे पहुंचाना पड़ेगा, प्लस M कितना है 2L कितना है 540, 200 प्लस 1080, 1280 आ गए, 1280 कैलोरी।
अब इन सबको ऐड कर दो, तो ये तीनों इधर आ गए ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर सबको ऐड करेंगे, तो वाटर कितना आ गया 10 20 32 ग्राम, और इधर कितना हो गया 1230 प्लस 1230 कैलोरी। तो हमें पता लगा कि 1230 कैलोरी हीट एक्स्ट्रा आ गई। अब देखो 32 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री बढ़ाओगे तो कितना चाहिए 3200 चाहिए ना, और हीट तो हमारे पास 1200 ही, तो इसका मतलब सारा पानी 100 डिग्री पे नहीं पहुंचेगा, तो कितना टेम्परेचर आएगा, तो 1230 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो 1230 एम कितना है 32, एस कितना है 1 डेल्टा टी, तो ये आ गया 1230 डिवाइडेड बाय 32, 1230 को 32 से भाग दो, 38 क्या बात है, गलत बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे हो गए? ऐसा कैसे हो रहा, टेम्परेचर कम वाली साइड चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है, 40 से तो बड़ा होना चाहिए, क्वांटिटी कम है पर ये वाली साइड ज्यादा, हीट तो ज्यादा ही मिला ना, इक्वेशन से जो है उसको मानना पड़ेगा, करो मानना तो मुझे ही पड़ेगा, मैं क्या करूं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गलत तो नहीं किया, देख लो पर कैलकुलेशन सही है सब, 1080 प्लस 200 1280 हो गए, और ये अच्छा 10 ग्राम का हम बढ़ाएंगे 40 डिग्री, ठीक 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 है, 10 ग्राम बर्फ को अगर 40 पे ले जाओगे तो उसमें भी तो 400 चाहिए, माने पानी को, तो 400 उतना तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा नीचे रह जाएगा, माने इस बर्फ की ताकत ज्यादा है। हाँ, फिर से ध्यानपूर्वक सुनेंगे जिनको कुछ कम समझ में आए। जब भी हमारे पास ऐसे 3 अलग-अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं, तो हमें ये हिसाब लगाने में दिक्कत आती है कि करें क्या? तो इसके लिए हम तय करते हैं कि हम सबको एक में कन्वर्ट करेंगे। हम चाहें तो 0 डिग्री, अच्छा किस में कन्वर्ट करना चाहिए? जहाँ पे फेज़ चेंज होता है। तो या तो 0 डिग्री के आसपास फेज़ चेंज होगा या फिर 100 डिग्री पर होगा। तो मैं चाहता तो 100 डिग्री पे भी कर सकता था, पर आप लोगों ने कहा 0 पे करना है, इसलिए मैंने 0 पे किया। तो मेरे पास जो -10 डिग्री की बर्फ थी, मैंने उससे कहा कि -10 डिग्री की बर्फ कैसे मिलेगी? 0 डिग्री का पानी माइनस हीट बराबर -10 डिग्री की बर्फ। 40 डिग्री का पानी कैसे मिलेगा? 0 डिग्री का पानी प्लस हीट बराबर 40 डिग्री का पानी। 100 डिग्री सेल्सियस की हीट स्टीम कैसे मिलेगी? तो 0 डिग्री का पानी प्लस हीट, तो स्टीम मिलेगी। ये तो हो गया साइन के बारे में। अब कितनी हीट ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो अमाउंट है उसके हिसाब से आएगा। तो -10 डिग्री की बर्फ बनाने के लिए पहले आपको 0 डिग्री की बर्फ बनानी पड़ेगी, ml, और एक ms डेल्टा टी जो पहले कर रखा है पिछले पेज में, वहीं से डायरेक्ट लिख दिया मैंने 850। और इसमें हमने क्या किया, 800 कैसे लेके आए? 20 ग्राम का पानी है हमारे पास, इसको 40 डिग्री पे ले जाना है, तो ms डेल्टा टी 20s इसका 1 होता है, तो 20 इंटू 1 इंटू 40, तो वो आ गया 800। और स्टीम जो है 2 ग्राम हमारे पास पानी है, उसकी 2 ग्राम की स्टीम बनानी, तो पहले 2 ग्राम वाले को गर्म करेंगे, 100 डिग्री तक ले जाएंगे, तो ms डेल्टा टी, फिर 100 डिग्री के बाद में उसे स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, m इंटू एल 2 इंटू 540, तो ऐसे मिला के 1280 आ गए। अब इनको ऐड कर दिया तो ये सारे 0 डिग्री वाले हो गए,
तो ये 32 ग्राम 0 डिग्री पर आ गया। हीट के हिसाब में बच गया हीट। अब गर्म करने का मामला हो गया, पता लग गया कि अब इसे गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने का फार्मूला ms डेल्टा टी हो गया, m अब 32 ग्राम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलोरीमेट्री की बेसिक जानकारी हो गई। अब इस पे सवाल और भी हो सकते हैं, पर वो यही चीज है, थ्योरी तो यही, थ्योरी यही। अब अपन पढ़ते हैं विस्कोसिटी। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इतना ही। अच्छा, आराम से पढ़ेंगे, प्रेम पूर्वक, है ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। एक्चुअल में चक्कर ये है कि वीकडेज में अपन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो नीचे सुबह कोई क्लास रहती है, शाम को कोई क्लास रहती है, तो कोई स्लॉट ही नहीं बन पा रहा है। फिर ऐसे कब तक संडे संडे करते रहेंगे? फिर वही तो कह रहा हूँ, हर बार ही तो एग्जाम रहते संडे को। ठीक है, विस्कोसिटी में कुछ दो ही फॉर्मूले अभी खत्म होने वाले, ज्यादा कुछ नहीं। देखो, गौर करने की बात है कि विस्कोसिटी पर भी न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किए, और न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी न्यूटन का नियम है। कौन से चैप्टर में न्यूटन नहीं है? हाँ, तो न्यूटन ने फ्लोइंग फ्लूइड के एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने अपनी तरफ से सजेशन दिया। क्या उन्होंने कहा कि बहते हुए लिक्विड को मल्टीपल ब्लॉक की तरह समझा जा सकता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, तो उन्होंने ये समझाया अपनी तरफ से, फ्लोइंग फ्लूइड जो है उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ब्लॉक पर दूसरा ब्लॉक फिसलता हुआ जा रहा है, और इनकी स्पीड में डिफरेंस है, v1 v2 v3 v4 ऐसे। और इनके बीच में जो लगता है वो फ्रिक्शन, ऐसा उन्होंने कहा। लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन होता है और उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स कहा गया। ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन layers of liquid, friction force acts between them. This is called viscous force. ये विस्कस फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो लिक्विड की जो लेयर्स है उनके बीच में आपस में फ्रिक्शन फोर्स लगता है रिलेटिव मोशन की वजह से। उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम रखा गया विस्कस फोर्स। इसमें हम एक बात मानते हैं, सरफेस which is in contact with solid will move with velocity of solid. जो लिक्विड की सरफेस सॉलिड के कांटेक्ट में आ जाती है उसकी वेलोसिटी उस सॉलिड के बराबर हो जाती है। तो
जैसे नदी का पानी बहता है तो उसका पानी सबसे नीचे जमीन के संपर्क में आता है, तो सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी 0 है। नदी खाली होगी तो एक लेयर दिखेगी नीचे रखी, बाकी पानी चला गया। पानी निकलने के बाद में भी एक गीलापन रहता है ना, वो लेयर है जो नहीं जा रही थी, उसके ऊपर लेयर जा रही। तो जो लेयर जिसके कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी उसके बराबर होगी। किसी पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो पाइप के संपर्क में जो आउटर सरफेस है, और पाइप की वेलोसिटी 0 है, तो आउटर मोस्ट सरफेस की वेलोसिटी 0 होगी। फिर उसके बाद थोड़ी जब बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी, सेंटर पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। ऐसा विस्कस फ्लूइड के फ्लो में होता है। तो विस्कोसिटी हमने कहा कि जो दो लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। जो भी लेयर आपस में कांटेक्ट में है, उनके बीच कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी। वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर एकदम? आगे बढ़ू अगले पेज पे, आराम से नोट की, आराम से पढ़ाइए। ब्रेक लेके हम कितनी देर तक भी पढ़ लेंगे, कहते आप इसको पढ़ा के फिर एक ब्रेक दे देंगे, फिर पढ़ लेंगे। मैं समझ गया। ऐसे क्या लंबी क्लास आपकी भी हो गई है, जैसे ले रखी पहले लंबी क्लास और भी ले रखी। बच्चों के साथ दिक्कत है बस। अच्छा इधर ध्यान देंगे इस पे आते। मैं ये कह रहा था कि ये जो पानी है ना, जो नदी का पानी बहता है, जो जमीन के संपर्क में उसकी वेलोसिटी 0 है। उसके ऊपर की लेयर की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर वाले की 2, उसके ऊपर वाले की 3, ऐसे सबसे ऊपर वाली सबसे तेज वेलोसिटी चलेगी। तो बहते हुए पानी में सबसे ऊपर की सरफेस तेज चलेगी। ट्यूब के अंदर सबसे बीच वाली लेयर सबसे तेज चलेगी। उसमें ऐसे सर्कुलर टाइप की सिलेंड्रिकल सरफेसेस बनेगी, इसमें प्लेन सरफेस बन रही है। ठीक है, ऐसा न्यूटन ने पानी के बारे में सोचा। फिर उन्होंने ये कहा कि इन दो लेयर्स के बीच कितना फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूले को लिखने जा रहा हूं मैं अगले पेज पे। बस एक और फॉर्मूला, दो फॉर्मूले के चैप्टर है। एफ भी है विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। यानी ये जो फोर्स है लिक्विड की एक लेयर और उसी लिक्विड की दूसरी लेयर, सेम लिक्विड की दो लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन है। ये लिक्विड और सॉलिड के बीच का नहीं है, ये लिक्विड और लिक्विड के बीच का है। इसमें ईटा जो सिंबल इस्तेमाल किया गया है वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए हो गया कांटेक्ट एरिया ऑफ टू लेयर्स,
अंग्रेजी में कमी क ख ग लगाते बहुत ABCD कम होती है ना, ए आई वैसे मिलाएंगे तो बहुत होता है। हाँ वो बार बार यूज करते रहते हैं। सबसे ज्यादा के यूज होता है। मैं ये ठीक है, फॉर्मूले में नहीं होता है। एक्स बच्चों को दे रखा तो माने फॉर्मूला कभी एक्स को यूज करता है। एक्स इज फ्री टू यूज है ना, लेट इट बी एक्स। अच्छा ये देखो, ये तो फोर्स हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया। ये एरिया क्या है? जैसे ये एक लेयर है, इसका एरिया और ये दूसरी लेयर, ये दोनों आपस में टच करेंगे तो ये वाला एरिया है जो कांटेक्ट एरिया है। जितनी लेयर का हिसाब लगाना चाह रहे हो उसके बीच का फ्रिक्शन है। एरिया बड़ा करोगे बड़ा हो जाएगा। तो ये कांटेक्ट एरिया हो गया जो दो लेयर्स का एरिया है। dv बाई dz ये क्या है? इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट एरिया। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन हो गई, ये इनमें वेलोसिटी में अंतर है कि जैसे दो लेयर है, अगर ये v1 है ये v2 है, अगर मान लो कि v1 बड़ा है v2 से और इन दोनों लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है d, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको हम dv बाई dz कह रहे हैं वो हो जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन d। अब ये लेयर आप अपनी मर्जी से कितने भी डिस्टेंस नीचे ले सकते हो, ऊपर नीचे। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी डिफरेंस चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ। यहाँ पे z जो है वो एरिया, हमेशा z डायरेक्शन कौन सी होगी? कांटेक्ट एरिया के परपेंडिकुलर होगी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट एरिया, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन z, और z जो है एरिया के परपेंडिकुलर है। जब तक हमें किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाता है हम ऐसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट मानते हैं कि इसकी वेलोसिटी माइनस उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वो दो लेयर्स जिनकी वेलोसिटी पता है उनका डिफरेंस अपॉन उन दोनों लेयर्स के बीच का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला है न्यूटन्स, है ना, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। इसके ऊपर कोई भी सवाल आज तक नहीं आया है, हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमसे पढ़ने वाले लोग जब पेपर बनाने लग जाए तो पूछने लग जाएंगे। पहले पुराने टाइम से तो आ नहीं रहे, अब आने लग गया है शायद। मुझे लगता है पिछले साल आया हो, मतलब अभी लेटेस्ट ऑनलाइन पेपर में ध्यान नहीं दिया मैंने, बहुत सारे होने लग गए ना, पता नहीं चल पाता। हिसाब लगाएंगे तो उसमें शायद किसी में। इस बार के पेपर तो बहुत ही ऐसे थे, कोई सवाल पूछने वाले नहीं, बहुत आसान है। अभी देखो ये फार्मूला हो गया एक का कंप्लीट, इसका इस्तेमाल देख लेते हैं एक सवाल में। देखिए एक सवाल, ये एक बोट है, झील में एक बोट चला रहे, ये एक आदमी नाव चला रहा है। ये जो झील है इसकी गहराई h है, इसका एरिया a है, पानी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे रखा है। तो हमसे सवाल में ये पूछा है कि इस आदमी को नाव चलाने के लिए पानी को धक्का मारना पड़ता है, कितना धक्का मारना पड़ेगा? फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड
to maintain velocity of boat. बोट की वेलोसिटी को बनाए रखने के लिए पानी को धक्का मारना पड़ता है हमें। कितना धक्का लगाना पड़ेगा? ये यहाँ पे बोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, ये जो बोट है ना, इस बोट के साथ जो एक लिक्विड की लेयर है वो हम चिपका देंगे। ये लेयर तो इसके साथ हो गई, फिर इसके बाद वाली लेयर ऐसे खूब सारी लेयर बनेंगी। जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, तो इस लेयर की वेलोसिटी तो 0 हो गई, और ये लेयर जो इसके साथ चिपकी हुई है इसकी वेलोसिटी तो बोट के बराबर हो गई। तो जो बोट के साथ चिपकी हुई लेयर है वो बोट के साथ जाएगी, जो जमीन के साथ चिपकी है उसकी वेलोसिटी 0 है। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? h। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो गया? dv by dz v by h। तो इसके बीच इस पे जो लगने वाला विस्कस फोर्स है इस लेयर और इस लेयर में पीछे लगेगा, तो इस आदमी को यहां से पानी से फोर्स लेना पड़ेगा आगे। एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो F माइनस एफ विस्कस इज इक्वल टू 0, और F विस्कस की वैल्यू कितनी है? ईटा ए v बाय h हो गया। इससे ये पता लगा कि बोट का एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना। पतली बोट इस्तेमाल करें, वो एकदम पतली बोट इस्तेमाल करते हैं, रेस करने वाली बोट होती है ना उसमें। और एक चीज और पता लगी, इस झील की गहराई ज्यादा होगी तो भी कम फोर्स लगाना, h ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी भरा होता है तो बोट चलाना आसान होता है, और कम पानी भरा होता है तो बोट चलाना मुश्किल होता है। कम पानी में चलाने में दिक्कत आ रही, फॉर्मूला बोल रहा है। एक और सवाल करते हैं इस पे, एक सवाल और इस पे कर लेते हैं न्यूटन लॉ पे, फिर एक और फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अरे अगला सवाल करो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में ऐसा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर है। इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑयल की लेयर है और हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जिसकी साइड है L। ये जो ऑयल की लेयर है इसकी थिकनेस हमको दे रखी है T, थिकनेस हमको T दे रखी, ये रेस्ट से रिलीज किया है। तो सवाल में ये पूछा हमसे कि आप बताइए हमें, ये एंगल थीटा है, इस ऑयल का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे रखा है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ये जो येलो कलर से दिखा रखा है वो ऑयल है। देखो ये एक प्रैक्टिकल है, घर पे किया जा सकता है। इंक्लाइन प्लेन से हम किसी ब्लॉक को रिलीज करते हैं तो हम देखते हैं कि लगातार वेलोसिटी बढ़ती है। अब उसी इंक्लाइन प्लेन पर हम ऑयल की लेयर बिछा देंगे और फिर ब्लॉक को गिराएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लॉक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा थोड़ी देर बाद। ये डिफरेंस है दोनों में।
ऐसा करके देखोगे तो पता लगेगा। टी इसका थिकनेस है। टी क्या है? अच्छा सवाल पूछा है। थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर, जो ऑयल की लेयर है उसकी थिकनेस है टी, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इस ब्लॉक का मास की जरूरत पड़ेगी तो एम, है ना। एम इसका मास है, क्यूबिकल ब्लॉक है ये, जिसकी साइड है एल, एल साइड वाला क्यूबिकल ब्लॉक। देखो आप सीख लेंगे आगे। सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। इसको यूं समझे हम, थोड़ा सा ऑयल की लेयर को बड़ा करके दिखा रहा हूं ऐसा, ये ऑयल की लेयर थोड़ी सी मोटी करके दिखा रहा हूं मैं, और इसके ऊपर ये ब्लॉक चल रहा है, ये बड़ा ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं। ये एक लेयर जो है इस ब्लॉक के साथ चिपक गई है, इसकी वेलोसिटी भी है, और इसकी वेलोसिटी जो है 0 है, यहाँ पे थिकनेस टी है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया v बाई टी, वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया v बाई टी। इस तरफ लगेगा mg साइन थीटा, और इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ, विस्कस फोर्स, एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, तो यहां पर आ जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू ईटा, इसका एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा v बाई टी। तो ये इस वेलोसिटी से, क्योंकि जब ये चलना शुरू करेगा तो विस्कस फोर्स शुरू में 0 होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी होने की वजह से एक जगह ऐसा आएगा जब mg sin थीटा इसके बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ना बंद कर देगी, फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, वही इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। यहां से भी आ जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पूछा हमसे, शुरू में नहीं है ये किसी बात का टाइम का डायग्राम। जब इसकी वेलोसिटी v आ चुकी है ना, मैं मान रहा हूं कि इस समय इसकी वेलोसिटी v आ चुकी है, बीच का डायग्राम है ना, ऐसा मान सकते हैं। अब देखो इसमें है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ईटा ईवी बाय टी, तो इसका यूनिट देखें अगर हम, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का यूनिट हो गया स्क्वायर, और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्या रहा ना। और इसमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट, उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें आ जाएगा, न्यूटन को कर सकते हो आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा केजी मीटर सेकेंड यू। तो इसमें ये कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा m की पावर 1
L की पावर -1 T की, ये विस्कोसिटी का फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है कि बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन क्या है। डायमेंशन के नाम पे विस्कोसिटी पूछ लेते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सवाल यही पूछते हैं। अच्छा, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है ये किलोग्राम में ना, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, 1 ग्राम, इसको 1 पॉइस कहा गया। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 पॉइस। अब इसको किलोग्राम में क्या होगा बताओ? 1 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 10 पॉइस। ये तो इसके यूनिट के संबंध में बात हो गई। हाँ, एक और फॉर्मूला है, ये यहां तक जानकारी हो गई। इसको डेका पॉइस कहते हैं, 10 टाइम्स हो गया ना, तो ये एसआई यूनिट के अंदर डेका पॉइस में, जनरली पॉइस में क्वेश्चन रहता है, और 1 डेका पॉइस का भी एसआई यूनिट में कुछ नाम रखा हुआ है, पॉइजली नाम से शायद कुछ, नहीं उसका भी नाम रखा है पॉइजली, ऐसे करके कुछ नाम है शायद, चेक कर लेंगे। पॉइज में आते हैं सवाल, तो इसलिए यही यूज होता है। एक और फॉर्मूला है चैप्टर में जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। विस्कस फोर्स ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्टोक्स लॉ जो है, अच्छा पिछला पेज देखना है किसी ने, देखिए बस, अब इसमें एक ही फॉर्मूला, ज्यादा देर नहीं। किसका एग्जाम्पल है? एक ही एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है, क्यों चिंता कर रहे हो, ज्यादा नहीं है, नहीं कुछ। अरे ये ठीक है, बढ़ो आगे, आराम से बढ़ेंगे, पर चिंता होती। तो इसमें देखो क्या है कि स्टोक्स लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें क्या करते हैं हम, लिक्विड के अंदर एक स्फेरिकल बॉल को रिलीज करते हैं और उसके थ्रू मेजरमेंट करते हैं, तो इसलिए फिर ये स्फेरिकल बॉल के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला बनाए गए। तो कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में जाता है कुछ वेलोसिटी के साथ, तो इसके ऊपर 2 तरह के फोर्स लगते हैं, एक तो टेंजेंशियल फोर्स जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और एक होता है नॉर्मल फोर्स। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है उसको ऐड करोगे, तो ये पहले पढ़ा चुके हैं कि इसको हम बाइंड फोर्स कहते हैं, और ये टेंजेंशियल फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स को ऐड करेंगे तो ये विस्कस फोर्स होगी। तो कोई स्फेरिकल बॉडी जब किसी लिक्विड में चलती है रिलेटिव वेलोसिटी v से उस लिक्विड के रेस्पेक्ट में, तो उसके आसपास का लिक्विड उस पर वेलोसिटी के अपोजिट ये हरे रंग का जो फोर्स दिखा रखा है टेंजेंशियल फोर्स, ये सारे फोर्सेस को ऐड करने से जो फोर्स मिल रहा है विस्कस फोर्स। अब ये बॉडी स्फेरिकल है तो स्फेरिकल के लिए अलग फोर्स आएगा, अपन ने प्लेन सरफेस का फॉर्मूला लिखा हुआ, न्यूटन्स फॉर्मूला जो लिखा है,
स्फेरिकल शेप है। इस विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या है? 6 पाई ईटा आरवी। इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ। 6 पाई ईटा आरवी। हाँ नहीं, और नहीं, सिर्फ फोर्स है। इसमें क्या है कि ईटा तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर, v is relative velocity of sphere with respect to liquid. तो कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में से, किसी लिक्विड में से चलता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, स्टोक ने दे दिया, हमने ले ली स्टोक्स लॉ। ये तो महान आदमी, इन्होंने तो बहुत कुछ दिए, गणित में बहुत आगे थे स्टोक्स लॉ। इन्होंने न्यूटन्स लॉ पर फ्लूइड दे रखा है, प्रॉपर न्यूटन्स जो लगता है, जिसमें फ्रिक्शन भी लगता है, सारे फोर्सेस इन्वॉल्व करके। विस्कस फोर्स जो है 6 पाई ईटा आरवी, और इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, यानी ऊपर ये सारे ग्रीन का सम इधर आ जाएगा, वेलोसिटी के अपोजिट आएगा। अभी तक जितने भी विस्कोसिटी के नाम से सवाल आते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि डायमेंशन का सवाल आता है, दूसरा इसका आता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला। इसमें सवाल की बात करते हैं हम। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे मैं जानकारी दे रहा हूं, इस तरफ वेलोसिटी और इस तरफ टाइम, हमारे पास एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, और यहां से हम कुछ वेलोसिटी देंगे, तो टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, ये प्रैक्टिकल है जिसका ग्राफ दिखा रहा हूं। हमारे पास एक ऐसी वेलोसिटी होती है, अगर हम उस वेलोसिटी से फेंक दें तो शुरू से लेकर एंड तक उसी वेलोसिटी से चलता है। हम इस जो बॉल है उसको लिक्विड में अगर इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंक देंगे तो ये उसी वेलोसिटी से लगातार एक ही वेलोसिटी से नीचे जाएगा, ऐसा प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। वो कौन सी वेलोसिटी अब निकालेंगे हम। अगर हम ऐसा करें कि उससे ज्यादा वेलोसिटी से फेंक देंगे, थोड़ा ज्यादा जोर से फेंक देंगे, तो फिर विस्कस फोर्स ज्यादा लग जाएगा, और फिर उस वेलोसिटी को ये घटा देगा, और थोड़ी देर बाद में वो यही वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। अगर आपने उसको जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया तो धीरे धीरे बढ़ करके लास्ट में वो ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब कितनी देर में आएगी, देर आगे पीछे हो सकती है, इसलिए ऐसा कुछ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कुछ ज्यादा वेलोसिटी देके छोड़ेंगे तो वो फाइनली एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी देने से विस्कस फोर्स अधिक लगेगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। कुछ भी वेलोसिटी नहीं देंगे तो ग्रेविटी की दम से नीचे जाएगा और विस्कस फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर जहां बैलेंस होगा जाकर के एक फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये जो वेलोसिटी इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये कितनी होती है, यही सवाल है। फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसमें मैं आपको 1 मिनट के लिए आप सोच लो, फिर मैं करता हूं। इसमें आपको डेंसिटी की जानकारी है, इसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो नॉट, लिक्विड की डेंसिटी रो एल, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसकी रेडियस आर, ऐसा मान सकते हैं हम। ये जानकारी के पॉइंट्स हैं। पिछला पेज देखते हैं।
वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी ने पूछा है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट पता करने के लिए हम दो लेयर्स को पता करते हैं जो सॉलिड के कांटेक्ट में है। ये ऊपर वाली ऑयल की लेयर इस ब्लॉक के कांटेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। नीचे वाली ऑयल की लेयर इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में, तो इसकी 0 है। तो जो कांटेक्ट एरिया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो लेयर्स लेते हैं, उनका वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल के उनके डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं जब तक कुछ स्पेसिफाइड नहीं हो। अगर कुछ फार्मूला दे रखा है तो उसको डिफरेंशिएट करके पता करेंगे। अब देखो इसका जवाब कैसे करेंगे। जब ये लिक्विड के अंदर नीचे जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे है, तो इस पर एक विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा और एक बायनेंसी फोर्स भी ऊपर लगेगा और नीचे mg लगेगा और इस पोजीशन में एक्सेलरेशन 0 होगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है जिस पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि mg इज इक्वल टू fb प्लस fp। अगर इस बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया, नीचे की बजाय ऊपर फेंक दिया पानी में, तो विस्कस फोर्स तो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, तो इसमें से विस्कस फोर्स उल्टा हो जाएगा, बायनेंसी ऊपर ही लगेगा, mg नीचे लगेगा। तो जैसे वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से विस्कस फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करने की बारी आ गई, तो इसको आप लिख सकते हो रो नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एम इंटू जी, रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, 6 पाई ईटा आर वी, ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी इसको इधर ले जाके थोड़ा सिंप्लीफाई करके हाँ, तो रो नॉट माइनस रो एल आर स्क्वायर और 2/9 है ना, 2/9 रो नॉट माइनस रो एल इंटू आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा। अब यहां से देखो कि ये पता लग रहा है कि अगर रो नॉट रो एल से बड़ा है तो टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ ही होगी। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी। कोई मान लो बबल टाइप की चीज है जो ऊपर जा रही है ना, तो जिसमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी उसमें टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी। और ये रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इस सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। नेट एनर्जी कम होती जाएगी ना, मैकेनिकल एनर्जी कम होती जाएगी। तो एनर्जी के कम होने की रेट किसी ने पूछा है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी पूछा जाए, पावर। तो जो विस्कस फोर्स की पावर है वो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स इनटू वेलोसिटी। हम जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो हीट पैदा करता है, ऐसे विस्कस फोर्स का वर्क भी हीट जनरेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस करता है। रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी बोले तो कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो विस्कस फोर्स इनटू वेलोसिटी, विस्कस फोर्स कौन सा है, 6 पाई ईटा आरवी इनटू ये वी, ये कितना हो गया 6 पाई ईटा आरवी वी का स्क्वायर हो गया। तो आर की कितनी पावर के बराबर हो गया, वी का स्क्वायर करोगे ना और एक आर मल्टीप्लाई होगा 5। अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया तो 32 गुना रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। काफी फर्क पड़ रहा है, इतनी बड़ी पावर इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर। ये जो बारिश गिरती है
मान लो 1 किलोमीटर ऊपर से बादल से पानी गिरता है नीचे, तो √2gh के फॉर्मूले के हिसाब से तो बारिश की वेलोसिटी बहुत आ जाएगी। पर विस्कोसिटी की वजह से ड्रॉप जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है। इसलिए रिलेटिव मोशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि बारिश 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। एक ही वेलोसिटी से कैसे गिराते हैं जबकि जी लग रहा होता है? क्योंकि वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी रहती है। ऊपर से पैराशूट से लोग ऊपर से कूदते हैं, कहीं से कूदते हैं, लास्ट में वो लगभग एक जैसी सी वेलोसिटी से आते हैं। तो उस पैराशूट और शेप के हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी डिसाइड कर लेते हैं। तो फिर उसके हिसाब से एक रेंज रखते हैं कि किस साइड पे, तो एक काफी रेंज होती है कि इतनी देर में वो सोचेगा, फिर वो बटन दबाएगा, तब तक खुलेगा और फिर इतना टाइम मिल जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में था रिलेटिव मोशन में इसका। तो इस तरह से वो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी देर में आएगी उसके हिसाब से कूदने का और इनका डिस्टेंस तय करते हैं। या कम डिस्टेंस पे कूदना है तो फिर उसका शेप ऐसा बनाते हैं कि वो जल्दी हो जाए ऐसा। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी की सारी जानकारी हो गई। अब थर्मल एक्सपेंशन और बच रहा है, आप कहो तो ब्रेक लेके खत्म कर दें, आप कहो तो ब्रेक लेके खत्म कर दें। अभी कह रहा हूँ कि अभी ब्रेक ले लो और मिल लें। नो आ रहा है। अच्छा चलो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, छोड़ो क्वेश्चन ऐसे ही, एक फिक्स जोक है जो मैं इतने साल से सुना। अब आपको समझ में आए तो हंसना, बाकी हंसने की जरूरत नहीं है। तो ये अब मतलब आज तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, समझ गया की बात है ना। बस अब अपना थर्मल एक्सपेंशन रह गया है ना। अब जो भी क्लास हम ले पाए तो उसमें हम उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक हो गए। यूनिट्स एंड डायमेंशन इसमें 12th में आ जाएगा, है ना, सभी के साथ एक साथ होगा, है ना। एक ही क्लास का, एक ही क्लास का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक जोक सुना रहा हूँ, मतलब ऐसे जोक सुना रहा हूँ, काफी देर पढ़ रहे हो इसलिए क्या पता। तो इसमें देखो ऐसा है कि बात कुछ यूं है कि एक पुलिस वाला होता है और ईमानदार पुलिस वाला होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी ड्यूटी होती है, उसने उसकी मतलब आपने शायद सुन रखा हो तो मुझे मालूम नहीं, अब आजकल कम्युनिकेशन का जमाना है तो सुन लेना जैसे भी, है ना। मैं तो इतना पुराना टाइम से एक ही सुना रहा हूँ। तो इसमें यूं है कि वो जो पुलिस वाला होता है ईमानदार होता है और उसकी ड्यूटी क्या होती है कि शहर में कोई भी व्हीकल आता है, गाड़ी आती है, उसकी चेकिंग करो कि कोई स्मगलिंग तो नहीं करता कुछ। तो उसमें एक मोटरसाइकिल वाला आदमी आता है और वो उसको रोकता है, तो उससे पूछता है कि उसने ऐसे बैग से भरे होते हैं मोटरसाइकिल में साइड में, उसको रुकवाता है। तो उससे पूछता है कि भाई इसमें क्या रखा है? कि साहब कुछ नहीं, इसमें रेत है। नहीं, रेत नहीं होगा, कुछ होगा, बताओ क्या है? सर आप देख लीजिए इसमें रेत भरा हुआ है। तो पुलिस वाला उसको चेक करता है, रेत है, ऐसे ऊपर से देख, अंदर छुपा रखा होगा इसके अंदर, कि नहीं साहब इसमें पूरे में रेत ही भरा हुआ है। तो फिर उस पूरी बोरी को उल्टा पुल्टा करते हैं, पूरी रेत बिखेर देता है, देखिए साहब कुछ भी तो नहीं, रेत ही तो बोला था आप। पुलिस वाला कह रहा है कि ठीक है तो इसको ले जाओ वापस। तो वो रेत वापस भरता है, फिर चला जाता है। फिर अगले दिन फिर वो मोटरसाइकिल वाला आता है, फिर पुलिस वाला देखता है, उसको बुलाता है, कहता है इसमें क्या है? कि साहब इसमें रेत है।
तो नहीं, कल रेत लाए थे, आज रेत लाए, इसका क्या गारंटी है ना, चेक करना होगा। तो नहीं साहब मैं रेत ही लाया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो रेत को ऐसे गिराता है, फिर रेत भरता है, ऐसे करके वो ना रोज रेत भर के लाता है। पुलिस वाला सोचता है कि है ना रोज रेत भर के ला रहा है, एक दिन गड़बड़ करेगा, मैं ऐसे यस 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 करता जाऊंगा, फिर वो एक दिन इसमें गड़बड़ कर देगा। और फिर मैं उस दिन तो पुलिस वाला भी जिद्दी था, रोज ही चेक कराता है, रोज वो रुकता है, रोज चेकिंग होती है। ऐसे करते करते 3 साल तक रहता है, फिर पुलिस वाला रिटायर हो जाता है। रिटायर होकर के फिर एक दिन पुलिस वाला को चाय की दुकान पे वो मोटरसाइकिल वाला मिल जाता है, और वो कहता है कि देख भाई अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, मैंने 3 साल तक तुम्हारा जांच किया, तुम रोज रेत लेके आते थे, मुझे शक है कि तुम कुछ गड़बड़ करते थे, तुम बताओ क्या गड़बड़ करते थे। तो वो कहता है कि सर मैं मोटरसाइकिल की स्मगलिंग करता।